हाय दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप नाभिकीय अपक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं रासायनिक अपक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। जैसा कि इसमें बताया जाता है कि वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसा इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है तथा जल प्राप्त कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। इस पे ये बताया जा रहा है कि रासायनिक अपक्रिया दो भागों पर निर्भर करता है। रासायनिक अपक्रिया दो भागों पर निर्भर करता है, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारी कहलाते हैं। अभिकारक या क्रियाकारी कहलाते हैं। ठीक उसी तरीके से उत्पाद प्रोडक्ट, जैसा कि इसमें बताया गया है, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से हम अभिकारक और उत्पाद दोनों को समझ सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है HCl से HCl तथा NaOH अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड व जल प्राप्त करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, रिएक्शन से पहले भाग लेने वाले पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि अभिकारक तथा सोडियम क्लोराइड व जल रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ हैं जो कि उत्पाद कहलाते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, रासायनिक अपक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे कि योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया यानी एडिशनल रिएक्शन, जैसे वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक से अधिक पदार्थ मिल करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे योगात्मक अपक्रिया या एडिशनल अपक्रिया कहते हैं। जैसा इसमें बताया जाता है कि उत्पाद एक ही होगा लेकिन अभिकारक एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें बताया गया है कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो एग्जांपल से देखा जा सकता है कि अभिकारक की तरफ एक से अधिक पदार्थ और उत्पाद की तरफ केवल एक ही पदार्थ है। ठीक उसी प्रकार इसमें बताया जाता है दूसरा अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है कि जो उत्पाद था अभी तक एक था, लेकिन उत्पाद में अब यह शर्त नहीं है कि एक ही होगा, एक से अधिक हो सकते हैं, अर्थात अभिकारक भी एक और उत्पाद भी एक। तो इसकी परिभाषा बताई गई है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें अभिकारक एक से अधिक और उत्पाद एक से अधिक मिलकर के, यानी अभिकारक एक से अधिक पदार्थ मिलकर के और उत्पाद भी एक से अधिक पदार्थ मिलकर के प्राप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे एग्जांपल में कॉपर सल्फेट जब फेरस से क्रिया करता है, अर्थात जब कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस का टुकड़ा डुबोया जाता है तो फेरस सल्फेट यानी कि फेरस जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में अपचयित हो जाता है और कॉपर मुक्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके NaCl अर्थात H2O यानी लवण तथा जल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभिकारक की तरफ एक से अधिक पदार्थ हैं और उत्पाद की तरफ भी एक से अधिक पदार्थ हैं। अगला अभिक्रिया के बारे में बताया गया है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा से ही समझा जा सकता है। जैसे कहा गया है वे रासायनिक अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं, अर्थात केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। इसे एकल तीर द्वारा दर्शाया जाता है या एकल दिशा द्वारा दर्शाया जाता है। जैसा इसमें बताया जाता है कि इसकी परिभाषा दूसरे स्तर पर इस तरह से दी जा सकती है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं लेकिन उत्पाद से अभिकारक तैयार नहीं किए जा सकते उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान है। जैसा कि इसमें बताया गया है पोटेशियम क्लोरेट
पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड वो ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। अर्थात इसमें बताया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित तो हो जाता है, लेकिन इन दोनों को संयुक्त करने पर पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड लवण बनाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि अभिकारक से उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन उत्पाद से अभिकारक तैयार नहीं किए जा सकते। ठीक जैसे इसमें बताया गया है अगला क्रिया उत्क्रमणीय क्रिया। अर्थात उत्क्रमणीय क्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक क्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उसे उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। इसे द्विविपरीत तीर या दिशा द्वारा निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। अर्थात ये दो रिएक्शन के दोनों पक्षों में दो तीरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इसके एग्जांपल से ये बताया जा सकता है कि संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, लेकिन अगर इसको संयुक्त करके इकट्ठा किया जाए तो पुनः कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उसी तरीके से यहाँ बताया गया है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया व हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होता है। यदि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को संयुक्त किया जाए तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि यदि अगर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को ठंडा किया जाए तो इन गैसों को तो पुनः अमोनियम क्लोराइड प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इसकी परिभाषा दूसरे स्तर पर इस तरह से दी जा सकती है कि वे रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं तथा उत्पाद से अभिकारक पुनः तैयार किए जा सकते हैं, उसे हम उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें बताया गया है उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके लिए बताया जाता है वे रासायनिक क्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अर्थात इस रिएक्शन में अम्ल और क्षार जरूर होते हैं। अम्ल और क्षार की उपस्थिति में ही वे क्रिया न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं और अम्ल और क्षार की क्रिया में जल सदैव बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें समझाया गया एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन क्लोराइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे जल भी प्राप्त हो रहा है और लवण यानी कि जल यानी प्राप्त हो रहा है और लवण प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एसिटिक अर्थात जिसको हम सिरका बोलते हैं, सिरका को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये सोडियम एसीटेट तथा जल प्राप्त होते हैं। सोडियम एसीटेट एक लवण होता है और जल एक यौगिक होता है। जैसे इसमें बताया गया है जैसा कि इसमें अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं तो इसको समझने के लिए बताया जाता है इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ऊष्मा स्वतंत्र होती है, निकलती है अभिक्रिया के संपन्न होने पर। तो जैसा कि परिभाषा से बताया गया है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर या प्राप्त होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से इसे समझा जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में, तो ठीक उसी से हम यहाँ पे समझेंगे। एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के जल बनाता है। तो जब ये रिएक्शन होता है, जब ये क्रिया होता है, तो जब जल बनाता है तो जल के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा को हम जल के यौगिक की तरफ लिखा जाता है। अर्थात ऊष्मा कितनी बनाती है 136.8 किलो कैलोरी की ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा उदाहरण है कार्बन और ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तब उस टाइम 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से इसमें अगर और भी समझना हो तो बहुत ही जैसे इसमें बताया गया है इसमें उत्पन्न ऊष्मा को डेल्टा एस से दर्शाया जाता है। अर्थात जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे डेल्टा एस से दर्शाया जाता है और ये सदैव उत्पाद की ओर लिखा जाता है। ठीक अब अगली की ओर है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक अभिक्रिया अर्थात इसमें क्या होता है इसके संपन्न होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। जैसे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान है कि यहाँ पर बताया गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके इसको 94 किलो कैलोरी जूल तक ताप दिया जाता है, तब जाकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि
कार्बन के गर्म टुकड़े पर जल अपघटित करने पर, कार्बन के गर्म टुकड़े पर जल अपघटित करने पर तथा 131.4 किलो कैलोरी ताप देने पर वाटर गैस का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें बताया जाता है कि इसमें उष्मा को माइनस डेल्टा एस से अभिकारक की ओर दर्शाते हैं। अर्थात इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं वो इसमें उष्मा को माइनस दर्शाया इसलिए जाता है कि उष्मा का शोषण हो रहा है, और आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बताया जाता है प्लस डेल्टा एस से दर्शाया जाता है। अर्थात इसमें उष्मा उत्पन्न होता है तो उष्मा उत्पन्न होने के लिए प्लस डेल्टा एस, और उष्मा अवशोषित होने के लिए या उष्मा शोषित के लिए माइनस डेल्टा एस बताया जाता है। अगले वीडियो में हम आपके अगले वाले रिएक्शन को लेकर के आएंगे।